जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1। A light year is the distance that light travel in 1 year. How many meters are there in 1 light year? That's mean कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मीटर्स इन 1 light year। एक जो लाइट ईयर है उसमें कितने मीटर्स होते हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है। एक बात याद रखनी है कि जो लाइट ईयर है वो बेसिकली यूनिट है डिस्टेंस का। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो यहाँ पे हमें जो डाटा दिया गया है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड साथ में उसने टाइम भी दे दिया है, और टाइम उसने दिया हुआ है 1 ईयर, 1 साल का टाइम दिया है। तो टाइम जो है वो 1 ईयर है। अगर हम इस 1 ईयर को कन्वर्ट कर लें सेकेंड्स में, तो वी नो दैट देयर आर 365 डेज इन 1 ईयर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 365, एंड वी आल्सो नो दैट देयर आर 24 डेज, दैट्स मीन देयर आर 24 आवर in 1 day। so यहाँ पे 24 and 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 second। so इस तरह हमने क्या कर दिया, ये जो 1 साल का जो टाइम है उसको हमने कन्वर्ट किया है सेकेंड्स में। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करें बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये हमारे पास बनता है 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड, क्योंकि मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया था कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए। सो आपने भी ये कैलकुलेट कर लेना है। सो हमने कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस। यहाँ पे एस हमने फाइंड करना है। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, वी नो दैट डिस्टेंस जो है, फासला जो होता है वो बेसिकली बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो गिवन है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप यूनिट साथ नहीं भी लिखेंगे तब भी गुजारा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जो टाइम है वो है 3.15 10⁻7 सेकेंड। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या बनता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है सेकंड, और यहाँ पे पावर -1 है, और यहाँ पे जो पावर है वो +1। दैट्स मीन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ m बचता है जो कि मीटर है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 3 × 10⁸ इंटू हमारे पास है 3.15 × 10⁻7। अगर हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है तकरीबन 9.5 × 10⁻15 मीटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ईयर जो है, या आप क्या कह सकते हैं कि जो 1 लाइट ईयर है उसमें जो नंबर ऑफ मीटर्स होते हैं वो है 9.5 × 10⁻15 मीटर। 15 मीटर। याद रखना है कि जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लाइट ईयर जो है वो किस चीज़ का यूनिट है। तो आपने याद रखना है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें क्या है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। कि एक जो ईयर्स है, एक जो साल है उसमें सेकंड्स कितने होते हैं। इसी का जो पार्ट बी है वो कहते हैं हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक जो साल होता है उसमें नैनो सेकेंड्स कितने होते हैं। इसी तरह जो सी पार्ट है उसमें वो कह रहा है हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में साल कितने होते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर हम ये जो ए पार्ट है उसको सॉल्व करें तो देखें, हमें पता है कि 1 ईयर, एक जो साल होता है 1 ईयर, ये बेसिकली ये बराबर होता है 365 डेज के, 365 दिन।
और हम ये भी जानते हैं कि 1 डे बेसिकली जो बराबर होता है वो होता है 24 आवर, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये हमारे पास तरीका है एक साल को सेकंड्स में कन्वर्ट करने का। तो हमें पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो अगर हम कैलकुलेटर को यूज़ करें और इन तमाम को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ये हमें मिलता है 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। तो इस तरह हमने ये एक साल का जो टाइम है या एक साल को कन्वर्ट कर दिया है सेकंड्स में। दैट्स मीन कि 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 10⁻⁷ सेकेंड्स। बहुत ही सिंपल है। अगर हम दूसरे पार्ट बी पार्ट की तरफ जाएं तो बी पार्ट में क्या कर रहा है, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर इन 1 ईयर। एक जो साल होता है उसमें कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं। ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि 1 ईयर, एक जो साल होता है वो कितने सेकेंड्स के बराबर होता है, 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करें तो देखें यहाँ पे जो 1 सेकेंड है, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10⁹ नैनो सेकेंड, तो इसमें कोई हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 सेकेंड बेसिकली ये अपनी पोजीशन या अपना जो स्टेटस है वो बरकरार ही रखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें 10⁻⁹ है, और अगर हम नैनो की बात करें तो नैनो होता है 10⁻⁹ और यहाँ पे हमारे पास यूनिट एज इट इज़ यूनिट सेकेंड ही है। तो यहाँ पे देखें तो 10⁻⁹ एंड -9, और यहाँ पे हमारे पास सेकेंड, और हमें पता है 10⁻⁴ यहाँ पे बनता है 0, और 10⁻�0 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 सेकेंड है, यहाँ पे जो सेकेंड है उसकी जगह पे हम 10⁻⁹ नैनो सेकेंड लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.15 इंटू 10⁻⁷, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं 10⁻⁹ नैनो सेकेंड, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3.15 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है 10⁻⁷ है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्योंकि देखें यहाँ पे 10 की पावर 7 है और यहाँ पे 10 की पावर 9 है। जब भी हमारे पास 10 की पावर वाले जो हमारे पास इंटीजर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जो पावर्स होती हैं वो बेसिकली क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। तो ये हमारे पास आएगा 3.15 इंटू 10⁻⁻16, 9 और 7 हमारे पास क्या होता है 16, और यहाँ पे हमारे पास आएगा नैनो सेकेंड। दैट्स मीन कि जो एक साल होता है उसमें नैनो सेकेंड्स कितने होते हैं, 3.15 10⁻⁻16 नैनो सेकेंड होते हैं। इसी तरह अगर हम सी पार्ट की बात करें तो सी जो पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में साल कितने होते हैं। तो बेसिकली वही जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो 1 ईयर होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, सेकेंड्स। यहाँ पे मैंने लिखा है एक साल में सेकेंड्स कितने होते हैं, लेकिन अभी हम मालूम करना चाहते हैं कि एक सेकेंड में साल कितने होते हैं, हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड। आप देखें तो ये जो सेकेंड्स है इसको अगर हम सेपरेट करना चाहें तो ये जो फैक्टर है 3.15 10⁻⁷, ये इस सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इस साइड पे लेके आएँ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड जो है वो बनेगा 1/3.15 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, ईयर। अगर हम कैलकुलेटर को यूज़ करें और कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए एक को 3.15 पे डिवाइड करें तो ये हमें दे देता है 3.1 एंड 10⁻⁻8 ईयर्स। दैट्स मीन
कि जो 1 सेकेंड होता है वो बराबर होता है 3.1 टू रेज -8 ईयर्स के 3.1 ज़रब 10⁻8 साल होते हैं 1 सेकेंड के अंदर। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3, चैप्टर नंबर 1। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.8 सेंटीमीटर। दैट्स मीन कि जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसकी जो लेंथ है वो है 15.3 सेंटीमीटर एंड जो विड्थ है वो है 12.8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दैट्स मीन बलतरतीब कि ये जो हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है ये लेंथ के लिए है और ये दूसरी वैल्यू है ये सब विड्थ के लिए है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे पहले हम गिवन डाटा लिख लें तो बेहतर है। तो ये हमारे पास गिवन में क्या है, लेंथ है, LEN लेंथ। तो अगर हम लेंथ को L से रिप्रेजेंट करें तो L जो बेसिकली ये किसके बराबर है, 15.3 सेंटीमीटर के। और इसी तरह अगर हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो उसको हम W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये बराबर है 12.8 सेंटीमीटर। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, एरिया। और अगर हम एरिया को A से रिप्रेजेंट कर लें तो ये हमने कैलकुलेट करना है। क्योंकि देखा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो शेप बन रही है वो है रेक्टेंगुलर। उसने कहा है कि यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेन है या रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसमें ये हमारे पास है लेंथ, लंबाई, जो कि उसने दी है 15.3 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास है विड्थ, और जो कि उसने दी हुई है 12.80 सेंटीमीटर। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। किसका, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का। वी नो दैट, हम जानते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लेट, वो बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ। जब आप लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आपको उस रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया मिलता है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, 15.3 एंड जो हमारे पास है विड्थ है वो क्या है, ये हमारे पास है 12.80। अभी यूनिट को हम रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर आएगा, तो वो हम एक साथ ही एरिया के यूनिट के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास राउंड अबाउट बनता है 195.84। अब देखो ना, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। वैसे भी जो एरिया होता है उसका जो यूनिट होता है वो यूनिट स्क्वायर होता है, और यहाँ पे हमने चूंकि सेंटीमीटर लिया हुआ है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी तरह अगर यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं वो मीटर में दी होती तो यहाँ पे क्या बनता, मीटर स्क्वायर बनता। सो ये जो हमारे पास ऊपर दी गई जो रेक्टेंगुलर शेप है, जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमारे पास है वो है प्रॉब्लम नंबर 4, चैप्टर नंबर 1। बहुत ही सिंपल सी है। खैर, ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी। किलोग्राम में उसने कुछ मैसेज दिए हैं और वो क्या है, 2.189, 0.089 kg and that's 11.8 kg and 5.32 kg। अब वो क्या बोल रहा है कि आपने अप्रोप्रिएट प्रिसीजन करते हुए, दैट्स मीन कि आपने इनको क्या करना है जी, ऐड करना है। सो कोई मुश्किल नहीं है, दैट्स मीन आम जो जमा तफरीक होती है उसी तरह ही है। खैर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दैट्स मीन कि फर्स्ट मैस ये लिख दिया है, सेकंड मैस, थर्ड मैस एंड फोर्थ मैस। तो जस्ट हमने क्या किया, कैलकुलेटर यूज़ किया। कैलकुलेटर यूज़ करते हुए हमने निकाल लिया कि टोटल मैस जो है वो बेसिकली है
19.389। ये जो हमारे पास टोटल जो मैस आया है वो है 19.3898। सो अब यहाँ से करना क्या है, क्योंकि हमने इसकी प्रिसीजन करनी है, अप्रोप्रिएट प्रिसीजन करनी है, तो प्रिसीजन का जो हमारे पास या फिर आप कह देते हैं राउंड ऑफ करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। अब देखें आपने ये जो गिवन जो मैसेज है उन पे नज़र डालनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ जो इंटीजर्स हैं ये आप डिजिट्स कह दें तो ये हमारे पास कितने हैं 4। यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ इंटीजर्स की बात करें या डिजिट्स की बात करें तो वो हमारे पास है 4। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी क्या है 3 है। दैट्स मीन कि मिनिमम नंबर ऑफ़ जो डिजिट्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं वो है 3। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो ये जो हमारे पास टोटल मैस आया है इसको हमने 3 डिजिट्स तक महदूद करना है। दैट्स मीन कि हमारे पास जो जवाब आए, जो आंसर आएगा वो टोटल 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा। कहाँ से पता चलेगा? ये जो गिवन मैसेज हैं उनमें देखना है कौन सी टर्म मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर आप इंटीजर्स आप कह दें रखती है, कितने हिंट से कम हिंट से किस टर्म में कितने हैं। सो हमने देखा कि टोटल हमारे पास 4 टर्म्स थी, उनमें ये टर्म्स 4 डिजिट्स रखती है, ये हमारे पास भी 4 रखती है, ये 3 और ये भी 3 रखती है। सो हमें जो आंसर चाहिए वो भी 3 डिजिट्स तक ही चाहिए था या इंटीजर्स तक चाहिए था। सो हमें राउंड ऑफ किया तो देखा कि यहाँ पे हमारे पास है 19.3। अब हमें यहाँ तक आंसर चाहिए था 3 हिंसों तक चाहिए था, 3 डिजिट्स तक चाहिए था, लेकिन उसके बाद देखें तो यहाँ हमारे पास क्या 9। दैट्स मीन कि वो ग्रेटर देन 5 है। ये जो हमारे पास 9 है वो क्या है, बड़ा है। किससे भला? 5 से। सो अब हमें पता है कि जब हमारे पास अगला हिस्सा 5 से बड़ा होता है तो हम जो पिछले वाला हिस्सा है उसमें एक अदद का इजाफा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ये जो 3 है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 4 में। तो ये हमारे पास आएगा 19.4 kg। ये हमारे पास क्या आ गया जी, राउंड ऑफ करने के बाद ये हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रिसीजन इन द गिवन मैसेज आ गए, जो कि उसने ऊपर जो डाटा दिया हुआ था 4 टाइम्स आप कह लें कि हमारे पास एक बॉडी थी उसका जो मैस है वो वेट किया गया है, या खैर आप कह लें कि 4 मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मैसेज दिए गए हैं। अगर हम उनको ऐड करें या टोटल मैस निकालना चाहें तो ये हमारे पास अराउंड तकरीबन क्या बनता है 19.4 kg मैस बनता है। सो जी तो डियर स्टूडेंट्स अभी जो हमारे पास है ये प्रॉब्लम नंबर 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग, ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। कुछ मेजरमेंट्स उसने दी हैं कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम वो हमारे पास है 100 सेंटीमीटर, जबकि टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, जो 20 वाइब्रेशंस हैं उनके लिए जो टाइम दरकार है वो कितना है, ये हमारे पास है 40.2 सेकेंड्स। दैट्स मीन हमने कैलकुलेट क्या करना है, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ जी एंड व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी। सो हम इसके 2 पार्ट बना लेते हैं। जो पार्ट ए है उसमें हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ जी, एंड फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी। सो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में वो क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम दे रहा है। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम वो हमारे पास है जी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, जबकि टाइम दे रहा है फॉर 20 वाइब्रेशंस। दैट्स मीन कि जो टाइम है, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल टी लिख लूँ, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस वो क्या दे रहा है जी 40.2 सेकेंड। बट वी आल्सो नो दैट कि दैट्स मीन फॉर टाइम पीरियड, दैट्स मीन कि हमें जो टाइम चाहिए होता है वो 1 वाइब्रेशंस के लिए चाहिए होता है। सो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास जो एक हमारे पास वाइब्रेशन के लिए टाइम दरकार होगा वो क्या होगा
40.2 एंड हम डिवाइड कर देते हैं 20 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 2.01 सेकेंड। दैट्स मीन ये हमारे पास क्या है, एक वाइब्रेशन का टाइम। ये हमारे पास है टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन, लेकिन चूँकि हमें जो ये जो फार्मूला दिया गया है उसमें जो टाइम चाहिए या टाइम पीरियड चाहिए वो 1 वाइब्रेशन का चाहिए, तो हमने ये जो गिवन टाइम था उसको 20 पर डिवाइड कर दिया। तो 20 पर डिवाइड करने से हमें क्या मिल गया, 2.01 सेकेंड, जो कि हमारे पास है टाइम है फॉर 1 वाइब्रेशन। सो हमें पता है कि टी बराबर होता है, वी नो दैट टी बराबर है 2 पाई एल ओवर जी एंड अंडर रूट। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है जी। सो हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। सो स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 2 पाई का स्क्वायर, और 2 पाई का स्क्वायर लिख दिया जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एंड ये जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ आएगा एल ओवर जी। चूँकि हमें जी को सेपरेट करना है, सो इस जी को उधर भेज देते हैं, तो जी हमारे पास आ जाएगा, और इस टी को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास तकरीबन तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेंथ भी मौजूद है, टाइम पीरियड भी मौजूद है। सो हम जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है 4, और हमें पता है कि पाई की जो वैल्यू है वो क्या है 3.14, एंड इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम सेंटीमीटर में चले रहने देते हैं, तो ये हमारे पास है 100 सेंटीमीटर है। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड हमारे पास है 2.01 सेकेंड और उसका स्क्वायर। सो अगर हम कैलकुलेटर से 3.14 का स्क्वायर निकालें, उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 2.01 के स्क्वायर से, तो तकरीबन जो हमारे पास कैसा जवाब आता है वो हमारे पास है 9.76 सेंटीमीटर एंड हमारे पास आ जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेंटीमीटर क्यों लिखा है, चूँकि हमने ओवरऑल जो लेंथ ली है वो बेसिकली क्या सेंटीमीटर में ली है, और जो टाइम है वो खैर सेकंड में लिया है। तो ये हमारे पास जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ जी आप कह दें या एक्सेलरेशन कह दें, वो क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स मीन कि आप जो हमारे पास है लेंथ है वो किस चीज़ में ले रहे हैं। सो हमारे पास क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या है वैल्यू ऑफ जी है फॉर सिंपल पेंडुलम, दैट्स मीन के हुज टाइम पीरियड फॉर द, या फिर आप कह देते हैं टाइम फॉर द 20 वाइब्रेशन इज़ 40.2 सेकेंड्स। एंड हमने क्या किया, कैलकुलेट किया टाइम फॉर 1 वाइब्रेशंस जो कि हमारे पास है 2.01, और हमने ये फार्मूला यूज़ किया सिंपल पेंडुलम का 2 पाई एल ओवर जी, वेयर टी जो है वो टाइम पीरियड है, एल जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, जी जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो बोथ साइड से हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने से हमारा ये जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर हमने जी को सेपरेट किया और ये वैल्यूज़ पुट करके हमें पता चल गया कि जी की वैल्यू 9.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। स्टूडेंट्स अभी जो हमारे पास है वो है प्रॉब्लम नंबर 6 चैप्टर नंबर 1, व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन लिखनी है और साथ में यूनिट्स लिखने हैं, जबकि फार्मूला गिवन है, हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ वो बराबर है G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। सो हमने इसमें करना क्या है, ये जो हमारे पास जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशंस लिखनी है और उसमें इसके यूनिट्स लिखने हैं। सो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है
इसको इस फैक्टर से आज़ाद करना होगा। सो कैसे आज़ाद करेंगे, देखें तो ये हमारे पास m1 और m2 इस g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि r स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। सो हम g को जब सेपरेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ये जो r स्क्वायर है वो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा f और साथ में r स्क्वायर, और ये जो m1 और m2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, m1 और साथ में क्या हो जाएगा m2। सो बहुत ही सिंपल सा है, हमें पता है कि जो हमारे पास फोर्स है उसकी जो हमारे पास डायमेंशंस होती हैं, या फोर्स का अगर हम फार्मूला लिखें तो फोर्स बराबर होता है ma के। सो अगर हम बात करें मैस की तो मैस का यूनिट कितना होता है, किलोग्राम, जबकि जो एक्सलरेशन है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो हमें पता है कि किलोग्राम के लिए हम कैपिटल M यूज़ करते हैं, और ये जो हमारे पास है मीटर, इसके लिए हम कैपिटल L यूज़ करते हैं, जबकि सेकंड के लिए कैपिटल T यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई फोर्स की। इसी तरह अगर हम आर स्क्वायर की बात करें तो आर चूँकि डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस की जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो क्या होती है, वो भी एल होती है। सो जो आर स्क्वायर है उसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर आ जाएगी, एल स्क्वायर। सो इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं मैस की, तो मैस की तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, चाहे वो m1 हो या फिर m2 हो। सो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, दैट्स मीन हमारे पास ये m लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये इसकी डायमेंशन। सो चूँकि m1 एंड m2 है तो आप टू टाइम पे लिख सकते हैं m1 इंटू m2। सो दैट्स मीन कि हम एक साथ इकट्ठा लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप अलग अलग लिखना चाहते हैं क्योंकि एक साथ ही लिखना होता है, सो m का स्क्वायर लिख देते हैं, दैट्स मीन कि ये हमारे पास ये डायमेंशन का स्क्वायर आ जाएगा। सो देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर, ये हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया, अब इसमें हम पुट कर देते हैं। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो फोर्स है उसके लिए हम लगा देते हैं एम एल एंड टी, और साथ में हमारे पास स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, एंड एल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम नीचे मैसेज की बात करें तो मैस में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, अगेन एम स्क्वायर लिख दिया जाएगा यू। अब देखें तो हम इन सब को एक ही डायमेंशन के अंदर भी लिख सकते हैं, एक ही डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम इस एक m से एक m को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक m रह जाएगा, और अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर है और ये एल है, तो ये बन जाएगा एल क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास है टी है और उसकी पावर क्या हो जाएगा -2, और नीचे हमारे पास क्या बच गया था, क्या m बच गया था, और एक ही डायमेंशन के अंदर हम इसको लिख देते हैं। सो अगर हम आगे इसकी बात करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाए m को तो हमारे पास m-1 हो जाएगा, और यहाँ l है इसकी पावर 3 हो जाएगा, और t की पावर क्या होगा -2, एंड दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। इसी तरह अगर हम यूनिट की बात कर लें तो इसी डायमेंशन से अगर हम यूनिट निकालना चाहते हैं तो हमें पता है जो कैपिटल एम है ये इस्तेमाल हुआ है मैस के लिए। सो मैस के लिए हम क्या लगा देते हैं, किलोग्राम पर किलोग्राम, और यहाँ पे जो हमारे पास एल है वो लेंथ के लिए यूज़ हुआ है। सो इसके लिए हम और लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर, और यहाँ मीटर क्यूब लगा देते हैं, और जो टाइम है वो बेसिकली टी जो है, कैपिटल टी जो है वो टाइम के लिए यूज़ हुआ है, और जो टाइम है उसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड, और ये हमारे पास पावर 2, दैट्स मीन दिस विल बी द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, पर के जी m की पावर हमारे पास यहाँ पे 3 है, और पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो यूनिट आया है पर के जी
m की पावर 3 है और यहाँ पे जो s की पावर क्या है -2। अगर हम इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज या करना चाहें या स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाना चाहें तो क्या कर देते हैं हम इस फैक्टर्स को kg से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और kg से डिवाइड भी कर देते हैं। अब होगा क्या ये kg और kg से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से, तो देखें यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, ये हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इस m की पावर 3 को तोड़ के लिखें और तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम जानते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेसिकली एक न्यूटन के बराबर होता है। सो यहाँ से जो कि 1 kg है वो इस m के साथ दैट्स मीन के मिल के और यहाँ पे सेकंड की पावर जो -2 है इसके साथ मिलकर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना देगा। और यहाँ पे जो 1 kg ये वाला kg खैर और ये वाला kg ये दोनों मिलके kg की पावर -2 हो जाएंगे। और यहाँ पे जो m क्यूब था वहाँ से एक यूज़ हो गया है इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर बच गया, हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर ये वाला m की पावर 2। सो यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट बना वो क्या बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि न्यूटन है। और यहाँ पे m स्क्वायर ऑलरेडी बचा हुआ है तो हमारे पास m स्क्वायर और ये हमारे पास पर kg का स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज द यूनिट या स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQs कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। सो हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी के साथ क्योंकि डायमेंशन के लिए जो हमारे पास हम जो ब्रैकेट यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है स्क्वायर ब्रैकेट है। और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी है और यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी है क्योंकि ये ब्रैकेट ही बेसिकली क्या बोला डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए ये हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको लगाना नहीं भूलिएगा।